सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज बहुत दिनों के बाद अगेन हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मैं भी थोड़ा किसी और बुक्स वगैरह में भी अभी लगा हुआ हूँ। तो वहाँ पे भी मैं मतलब मेरा जो फ़ोकस है वो वहाँ पे चला जाता है। तो एज़ ऑफ़ नाउ मतलब स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं, तो ये जो बुक है वो मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी। वापस से अभी इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने वापस से इस बुक को पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बुक की समरी को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम हमारी तरफ से जितना हो सके उतना हम यहाँ पे एफ़र्ट डाल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बुक की जो समरी है, वो उसकी जो मेन पॉइंट्स है ना, वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फिर जैसे हम देख सकते हैं कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, मतलब कि हमें हमारी सेल्फ के अंदर हमें इन्वेस्ट करना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे-जैसे हम नई-नई चीज़ें हमें सीखनी है, नए-नए एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने हैं, नई-नई कंपनीज़ के बारे में जानना है। भले ही हम इन्वेस्ट करें या ना करें वो दूसरी बात है, बट हमें हमारे सेल्फ में हमें इन्वेस्ट करते रहना है, हमारे नॉलेज के अंदर, हमारे हेल्थ के अंदर, वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है। फिर दूसरा जो उन्होंने क्या बोला है कि विकारियस लर्निंग, इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ को हमें खुद से ही करके सीखना है। जबकि यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि विकारियस का मतलब क्या है कि लेट्स से अगर आप किसी बुक के बारे में पढ़ते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो हम कर रहे हैं, या तो कोई और चीज़ के बारे में, या तो किसी और ने कोई लेट्स से कोई गलती करी है, कुछ सीखा है और वहाँ से हमने सीखा है, तो उसको हम बोलते हैं विकारियस लर्निंग। मतलब हर जगह पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम गलती करें और सीखें, या तो हम खुद से ट्राई करें और सीखते रहें। तो वहाँ पे हमारा कैपिटल, हमारा टाइम, हमारी हेल्थ, हमारा फ़ोकस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हमारी जा सकती है। तो इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं कि जो दूसरों ने किया है ना, उससे हम कैसे सीख सकते हैं। तो उसका जो बेस्ट तरीका है, वो एक तो है कि बुक्स हम पढ़ सकते हैं कि जिस जो लेट्स से अगर कोई बंदे ने अगर कहीं पे कोई मिस्टेक करी है, उसने अगर कुछ बुक्स वगैरह कुछ लिखा है, तो उसको आप पढ़ो। तो वहाँ से हमें समझ आएगा कि ऐसी-ऐसी गलती अगर हम ऐसी-ऐसी सिचुएशन में हैं, तो वो हमें नहीं करनी है। दूसरा है कि जो अभी वीडियोज़ है, पॉडकास्ट अभी चल रहे हैं, वहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फिर तीसरा यहाँ पे जैसे पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है कि लीड, लर्न और थिंक, मतलब कि हमें पढ़ते रहना है, सीखते रहना है और सोचते रहना है। ये तीनों चीज़ जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उन्होंने बोला है द मैथ्यू इफ़ेक्ट के बारे में। अभी इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल, जो बुक के अंदर भी उन्होंने सेम चीज़ बोला है, वही मैं आपको भी बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, द इकोनॉमिस्ट करके एक मैगज़ीन आता है। तो अगर लेट्स से मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ते हो और वॉरेन बफेट पढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जो द इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल है, जो मैगज़ीन है, उसमें से सबसे ज़्यादा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़ेगी, किसकी बढ़ेगी? तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि वॉरेन बफेट का जो नॉलेज है वो इतना ज़्यादा है, कैपिटल के बारे में, फिर कंट्रीज़ के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में भी उनको इतना ज़्यादा ख़्याल है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसमें जितना भी उस बुक के अंदर, या तो उस मैगज़ीन के अंदर जितना भी उन्होंने लिखा है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसीलिए द मैथ्यू इफ़ेक्ट क्या है कि जैसे-जैसे आप अलग-अलग चीज़ों के बारे में जानते जाओगे, समझते जाओगे, वैसे-वैसे आपका जो भी जितना लेट्स से अगर आप फ्यूचर में जितना पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको कैप्चर करने में आपको आसानी रहेगी। आप उसमें जो एक लाइन लिखी है, वो एक बंदा दूसरी तरह से समझेगा, दूसरा बंदा दूसरी तरह से समझेगा। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पर्सनली अभी समव्हेयर अराउंड 225 जितना बुक्स जो है वो मैं अभी तक पढ़ चुका हूँ। इसके बाद अगर मैं जितनी भी बुक्स लेता हूँ ना, तो मुझे जैसे ही एक लाइन है तो उसका जो क्रक्स है मुझे वो समझ आता है, आ जाता है इतना जल्दी। मैं पढ़ता भी जल्दी से हूँ। तो इसकी वज़ह से क्या होता है कि मेरा जो नॉलेज का कंपाउंडिंग है वो धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। तो यही चीज़ आपके साथ भी होगा, बट आपको कहीं से तो इसकी जो शुरुआत है वो आपको करना पड़ेगा। फिर द फेमन टेक्निक जो है वो उन्होंने यहाँ पे बताया कि लेट्स से अगर आपको कोई ऐसा कांसेप्ट है कि जो आपको समझना है, तो आपको क्या करना है? पहले तो आप उस कांसेप्ट के बारे में पढ़ो, उसको आप अपना जितना भी आपका एफर्ट लगा सकते हो, उतना उसमें लगा दो। उसके बाद आपको ऐसा समझना है कि मुझे ये कांसेप्ट जो है ना, वो किसी 5 या 10 साल का बच्चा जो है, जिसको बहुत सारा नॉलेज नहीं है, उसको इतना सिंपल लैंग्वेज में मुझको समझाना है। तो वो मैं कैसे समझा पाऊँगा? तो अगर आप ये सारी प्रोसेस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट या तो कॉम्प्लेक्स अगर कोई कांसेप्ट है, वो आप खुद पहले तो सीख जाओगे। तो इसीलिए जो तो फेमन टेक्निक है, वो भी बहुत ही अच्छी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला है इकिगाई के बारे में कि इकिगाई का जो कांसेप्ट है, वो भी हमें मतलब उसका जो एप्लीकेबल या तो एप्लीकेशन जो है, अगर हमारी लाइफ में हम कर सकें, तो वो हमें करना चाहिए। फिर उन्होंने बोला है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस तो हम हर बंदा चाहे तो प्रैक्टिस कर सकता है। बट यहाँ पे क्या है
कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो मोस्टली हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि लेट्स से अगर आपने कोई चीज़ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, आपने उस काम को करना स्टार्ट किया, अभी उसके बाद आपको किसी से फीडबैक भी लेना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो जो भी काम आपने कहीं पे किया है, उसका आपको फीडबैक लेना है कि वो काम कैसा है। फिर वो जो बंदा कोई मेंटर अगर आपके पास है, कोई कोच आपके पास है, तो वो हमें कुछ फीडबैक देगा। उसके ऊपर हमें इम्प्रूवमेंट करना है, वापस से प्रैक्टिस करना है, वापस से फीडबैक लेना है, फीडबैक को वापस से हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें एप्लीकेबल उसको वहाँ पे करना है। तो ऐसे करते-करते हम जो हमारा जो क्राफ्ट है, वो हमारा शार्पन होता जाएगा। फिर मेंटल मॉडल्स के बारे में यहाँ पे उन्होंने बोला है, यहाँ पे बेसिकली उन्होंने जो इम्पोर्टेंस है ना, वो बताया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर हम स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सारी कंपनीज़ मतलब ऑलमोस्ट 5 टू 6,000 कंपनीज़ आर लिस्टेड इन द इंडियन स्टॉक मार्केट ओनली। तो वहाँ पे अगर हमें जल्दी से फ़िल्टर करना है, हमें हर एक कंपनी के बारे में नहीं जानना है, मतलब आप पॉ इवन फिज़िकली ये चीज़ जो है ना वो पॉसिबल भी नहीं है। तो इसीलिए मेंटल मॉडल्स हमें वहाँ पे काम आते हैं, हमारा एक फ्रेमवर्क बनता है। तो इसीलिए हमने एक सेपरेट अगर आप हमारी चैनल पे जाके देखोगे तो वहाँ पे हमने मेंटल मॉडल्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी वहाँ पे बना के रखा है, तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिर उन्होंने क्या बोला है कि बी विथ द राइट पीपल। अभी इसका मतलब क्या होता है कि लेट्स से अगर हम स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अगर यहाँ पे हम समझे, तो हमें हमारी जो वेल्थ है उसको हमें कंपाउंड करना है, तो हमें हमारे आस-पास के जो लोग हैं ना, वो भी ऐसे ही होने चाहिए कि जो खुद अपना जो स्टॉक मार्केट का अम, या तो अपना जो वेल्थ है उसको वो कंपाउंड करना चाहते हैं। तो चाहे वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो सकते हैं, कोई ट्रेडर भी हो सकता है पॉसिबली, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ बंदा हो, कि जो हमें एक अच्छे एक हमें एनवायरनमेंट दे सके। तो इसीलिए हमें नेटवर्किंग अगर हम आपको अगर इंटरेस्ट है, प्लस अगर आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी है ऐसी कोई नेटवर्किंग की, तो आपको ये चीज़ जो है वो ज़रूर से करनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला है ह्यूमिलिटी, बहुत, बहुत, बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। लगता है बहुत ही सिंपल ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है कि हमें हम्बल रहना है मार्केट में। अगर हमने ज़्यादा पैसा बना लिया है ना, तो हमें कहीं पे किसी से जाके बोस्टिंग या ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें। हमें ह्यूमिलिटी मतलब हमारा जो हम्बलनेस है ना, वो होना चाहिए। मार्केट में एक चीज़ हमें ये भी याद रखनी है कि अगर हमने पैसा बहुत ज़्यादा अगर लेट्स से बना लिया है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो वहाँ पे लक का फैक्टर भी हो सकता है। तो इसीलिए इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपकी स्किल की वजह से ही हुआ है। तो इसीलिए ह्यूमिलिटी जो है ना, वो हमारी लाइफ में एज़ अ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट वहाँ पे होनी ही चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला है, बिकमिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। इसका मतलब क्या होता है कि रिच तो हम बन ही जाएँगे अगर हमने पैसा बनाया है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने उसको कंपाउंड करते रहते हैं, तो आज नहीं तो कल हमारा जो पैसा है, हमारी जो रिचनेस है, वो बढ़ने ही वाली है। बट उसके बाद हमें स्टेइंग रिच मतलब हमें जो पैसे वाला हम बन तो गए हैं, बट अभी उसको हमें लाइफ टाइम उस वेल्थ को हमें प्रिज़र्व भी करना है। तो उसके लिए भी जो क्वालिटीज़ है, वो भी वहाँ पे हमें सीखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा ग्रीड हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा बनाना वो गोल नहीं होना चाहिए। पैसा बनाने के बाद उस पैसे को हमें रखना, उस लक्ष्मी को हमें हमारे पास कैसे रखना, वो उसको भी हमें आना चाहिए। फिर वर्च्यूज़ ऑफ गुड कर्मा, यहाँ पे वो ऐसा बताते हैं कि हमें जो है ना लाइफ़ में हमारा जो कर्मा है, उसके ऊपर भी फ़ोकस करना है। मतलब हमारा जो कर्मा है ना, वो हमेशा ही एक अच्छी डायरेक्शन, गुड डायरेक्शन में होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला है पावर ऑफ सिम्प्लिसिटी, मतलब एक चीज़ होता है कि मतलब जितना सिंपल आपका फ्रेमवर्क होगा, जितना सिंपल आपका लाइफ़स्टाइल होगा, जितना सिंपल लेट्स से हमारा खान-पान होगा, ये सारी चीज़ें जितनी सिंपल हो ना, उतना बेटर है। इसीलिए यहाँ पे बताते हैं कि जितना सिम्प्लिसिटी हम हमारी लाइफ़ के अंदर ला सकें, उतना यहाँ पे बेटर है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर आपको अचीव करना है तो स्टॉक मार्केट एक अच्छी जगह है, और ये हमें मतलब करना भी चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बाद क्या है कि हम हमारी जो हॉबीज़ है, उसके ऊपर भी हम फ़ोकस कर सकते हैं। फिर बहुत ही क्रिटिकल कंसेप्ट हेडोनिक ट्रेडमिल, कि जहाँ पे यहाँ पे बेसिकली मेन पॉइंट क्या है कि ये हेडोनिक ट्रेडमिल का जो कंसेप्ट है ना, यहाँ पे ये हमें ये बताता है कि जब लेट्स से अगर हम हमारे पास कुछ एक ऐसा चीज़ होता है कि जो हम बहुत टाइम से चाहते थे, फिर जैसे ही चीज़ हमें मिल जाती है ना, तो हमारे जितने भी थॉट्स थे, जितने भी एस्पिरेशन थे, उस चीज़ को लेके वो सारे
वाइप आउट हो जाते हैं। और हम मतलब हमारा जो माइंड है ना, वो चाहता है कि हम उसको अपग्रेड कैसे करें या तो और बड़ी चीज़ कैसे करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक घर है छोटा सा, तो हमें लगता था कि एक थोड़ा सा अगर बड़ा अगर घर हमें मिल जाए तो हम सारे फैमिली मेम्बर्स कंफर्टेबली वहाँ पे रह सकते हैं। बट जैसे ही हम लेट से थोड़े टाइम के बाद जब हमारे पास वो कैपिटल आया, हमने वो हाउस परचेस किया, अब हम वहाँ पे गए तो 2-3 साल के बाद आपको वापस से ऐसा लगने लगेगा कि यार उसके पास, ये मेरे फ्रेंड है ना, उसके पास तो इससे भी बड़ा घर है। तो ये जो है ना, ये चीज़ चलती नहीं रहनी चाहिए। मतलब हमारी एक लाइफ़स्टाइल सेट हो जानी चाहिए वहाँ पे। उसके बाद हमारा जो फ़ोकस है वो होना चाहिए वेल्थ बिल्डिंग के ऊपर। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि गेट ऑफ द हेडोनिक ट्रेडमिल। फिर हमें यहाँ पे ये भी याद रखना है कि हमें जो हमारी लाइफ है उसको कैसे लीड करना है। तो वी हैव टू लीड इट विथ द इनर स्कोर कार्ड। मतलब कि बाहर लोग हमारा क्या बोल रहे हैं ना, हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर हमें इतना फोकस नहीं करना है। हमें फोकस करना है हमारे इनर स्कोर कार्ड के ऊपर, कि मुझे पता है कि मैंने कभी भी हमारी लाइफ में कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। दैट इज द इनर स्कोर कार्ड, चाहे दुनिया आपको कुछ भी बोले। फिर है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हम सब ने सुना है आज की दुनिया में, कि जहाँ पे कंटिन्यूअसली हम या तो इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं कि ताकि हमारा डोपामिन जो है वो बढ़ता रहे, हमें मज़ा आता रहे। बट अगर डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब लेट्स से अगर आपको वेल्थ बनाना है तो आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ पैसा आता है, एक्सेस कैपिटल आता है, तो उसको आप, वहाँ पे आपका चॉइस है। मतलब आप चाहो तो वहाँ पे पार्टी भी कर सकते हो और चाहो तो आप वहाँ पे उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हो। आपने जो पैसा आज इन्वेस्ट किया है वो आज नहीं तो कल वो कंपाउंड होता रहेगा। जबकि अगर लेट्स से अगर आपने वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करने में उड़ा दिया, तो वो पैसा, वो कैपिटल जो है वो वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब आज हम उस चीज़ को जिसको बोलते हैं ना कंज़्यूम नहीं कर रहे हैं, बट फ्यूचर में हमें लगता है कि हमारा जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है, वो हमें इससे भी अच्छी लाइफ़स्टाइल लीड करने में हमें हेल्प करेगा। तो दैट इज़ व्हाई डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज़ क्वाइट क्रिटिकल। फिर उन्होंने क्या बोला है कि 1% अ डे इम्प्रूवमेंट। मतलब कि हमें ऐसा बहुत बड़ा गोल हमें नहीं रखना है कि लाइफ में मुझे तो ये कर देना है, वो कर देना है, कल से उठ के मैं ये करूँगा। नहीं, ऐसे नहीं। 1% अ डे, मतलब अगर हम 1% हमारा लाइफ का अगर हम करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर हम हर रोज़ उठ के लेट्स से 20 पुशअप हम करते हैं, राइट? ऐसा हम एक इमेजिन करते हैं एक सिनेरियो। तो वहाँ पे हमें क्या करना है ना कि हर एक दिन लेट्स से, या तो हर वीक में मैं तो बोलता हूँ कि 1 वीक लेट्स से अगर आपने 20 पुशअप हर रोज़ किए, अभी उसके नेक्स्ट वीक से आपको 20 की जगह 21 करना है बस। तो ऐसे धीरे-धीरे ग्रेजुअल हमें जो है ना चेंज, वो हमें हमारी लाइफ में लाते रहना है। ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हमें हर रोज़ करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर उन्होंने क्या बोला है कि जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो माइंडसेट है ना वो बिज़नेस ओनरशिप वाला होना चाहिए। मतलब लेट्स से अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे आपको ऐसा मानना है, आपका माइंडसेट भी ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे ये कंपनी के जो, लेट्स से अगर वहाँ पे 10 लाख है तो 10 करोड़ शेयर्स हैं, उसमें से मेरे पास अभी 1000 शेयर्स हैं मेरे पास। तो मैं उतना उस धंधे के अंदर, उस बिज़नेस के अंदर मैं उतना पार्टनर हूँ। तभी जाके हम स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा वेल्थ जो है वो वहाँ पे क्रिएट कर पाएँगे। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स दोनों, मतलब एक उनका जो रिस्क प्रोफाइल है वो भी अलग है। बट यहाँ पे उनका मानना क्या है, जब उन्होंने भी स्टडी वगैरह किया है तो उसमें भी यही चीज़ उनको मिला है कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स मतलब कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न देते हैं। तो ये एक चीज़ जो है ना वो भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर क्या है कि चेकलिस्ट इन इन्वेस्टिंग क्या-क्या है, मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट आता है वो देखना चाहिए, कैश फ्लो, फिर रेशियोज़, जो अलग-अलग रेशियोज़ आते हैं, पी रेशियो हो गया या प्राइस टू बुक हो गया, प्राइस टू सेल्स हो गया, सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। फिर बैलेंस शीट का भी एनालिसिस आपको करने आना चाहिए। और फाइनली उन्होंने क्या बोला है कि मैनेजमेंट एनालिसिस, मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है? क्या उसने प्रीवियसली या तो कोई ऐसी, मतलब पास्ट के अंदर उन्होंने कुछ साइकिल्स ऐसी देखी हैं कि जहाँ पे बिज़नेस या तो पूरी इंडस्ट्री जो डाउनटर्न में थी, बट फिर भी उन्होंने अपने बिज़नेस को सँभाला। क्या ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी? और उस सिचुएशंस में, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में उस कंपनी के मैनेजमेंट ने कैसे रिएक्ट किया या तो कैसे रिस्पॉन्ड किया? ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेजमेंट एनालिसिस के अंदर आती हैं। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे जो बायसेस हैं, उसको भी हमें समझने चाहिए। फिर है सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब लेट्स से अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो वो स्टॉक वहाँ से ट्रिपल हो गया या तो 10x हो गया, व्हाटएवर।
कि वहाँ पे आपने अच्छा खासा पैसा बनाया, तो वहाँ पे आपको एक जर्नलिंग जैसा मेंटेन करना चाहिए कि जहाँ पे आपने कुछ लिखा है कि ओके, कि मैंने ये स्टॉक में इस थीसिस के साथ वहाँ पे इस वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट किया था और इतने टाइम में मेरा पैसा इतना बना। लेट्स से अगर इससे उल्टा हुआ कि आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और वहाँ से वो स्टॉक जो है वो सडनली 70-80% गिर गया, प्रोबेबली बिकॉज़ ऑफ सम एक्सटर्नल रीज़न। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ जो है ना, वो वहाँ पे भी आपको जर्नलिंग करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है कि मैंने ये थीसिस के साथ डाला था, बट यहाँ पे ये रीज़न की वजह से ये हुआ। या तो मेरा एनालिसिस में, या तो मेरे एनालिसिस में कहीं पे कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया था कि या तो कोई भी ऐसा पॉइंट था कि जो मैंने ओवरलुक कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो आपको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के अंदर आपका जाना चाहिए। फिर क्या है, पावर ऑफ इंसेंटिव्स, ये अब हम बहुत बार बात कर चुके हैं। फिर है ओनर्स अर्निंग, ये भी हमने बात कर दिया है। फिर है वैल्यू ट्रैप्स। वैल्यू ट्रैप्स का मतलब क्या है कि बहुत बार स्टॉक हमें ऐसा लगता है कि ये तो 10 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, 1 रुपए में मिल रहा है ना, तो ये हम ले सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो 1 रुपए वाला स्टॉक है ना, वो कल जाके 2 रुपए, 3 रुपए हो जाएगा। ऐसे वैल्यू ट्रैप्स में कभी नहीं फंसना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस के बेस पे वैल्यू डिसाइड होता है, जबकि ऐसा भी है कि फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक हमें ऐसा भी लगता हो कि जो पी रेशियो पे 1, 2, 3, 5 के पी पे मिलता हो, ऐसा भी पॉसिबल है। बट क्या आपको पता है कि क्या वो जो स्टॉक आपको 3, 4 के पी पे मिल रहा है, उसमें क्या-क्या और प्रॉब्लम्स है, तब जाके हमें ये पता चलेगा। और फॉर एग्जांपल अभी अगर हमें लाइव एग्जांपल अगर हमें देखना है, तो फॉर एग्जांपल ओला इलेक्ट्रिक का, आपने देखा होगा कि उसका आईपीओ समवेयर अराउंड डबल डिजिट में उसका जो आईपीओ का प्राइस था वो आया था। उसके बाद वो ट्रिपल डिजिट मतलब ऑलमोस्ट 160, 170 तक वो प्राइस गया था। वापस से वो गिर-गिर के अभी ऑलमोस्ट 80% वो स्टॉक डाउन है और 30 रुपीज़ के आसपास अभी वो ट्रेड कर रहा है। तो अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ये तो 30 रुपीज़ में ये स्टॉक मिल रहा है, कंपनी भी अच्छी है। तो आपने कभी ये सोचा कि ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, वो ऐसे प्राइस क्यों रखते हैं? स्टॉक के जो प्राइस हैं, वो ऐसे ही क्यों होते हैं? जनरली ऐसा होता है कि जहाँ पे वो डबल डिजिट के अंदर रहता है प्राइस, स्टॉक का प्राइस। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि अगर ये 15, 20, 25, 50 रुपए वाला स्टॉक होगा ना, तो वो 50 से 100 हो जाएगा। बट जो स्टॉक लेट्स से एमआरएफ का है, जो 1 लाख रुपए के आसपास मिलता है या तो 1.5 लाख के आसपास, वो तो 3 लाख होने में तो बहुत टाइम चला जाएगा। सी तो ऐसी जो हमारी थिंकिंग है ना, वो कंप्लीटली गलत है। आपको मार्केट कैप देखना है, आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना है, ये सारी चीज़ें देखनी है, ना कि स्टॉक का जो प्राइस है वो क्या है। अगर आपने हमारा मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर करके जो बुक का एक पूरा सीरीज़ हमने बनाया था, वहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो सारे इन्वेस्टर्स में एक चीज़ मुझे कॉमन मिली थी, क्या? कि वो हमेशा ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले जो कंपनी की जो मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, उसके ऊपर फ़ोकस करते हैं, प्राइस के ऊपर फ़ोकस नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है ना, वो हमें ध्यान में रखनी है। फिर उन्होंने बोला है कि 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट क्रिटिकल वर्ड्स इन इन्वेस्टिंग, वो क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हमें जब भी इन्वेस्ट करना है, तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ही हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर अगर हम बाकी के पॉइंट्स देखें, तो कैपिटल साइकिल्स के बारे में भी उन्होंने बोला है। फॉर एग्जांपल कैपिटल साइकिल मतलब कि जहाँ पे एक कैपिटल रिटर्न्स करके एक बुक है, जो बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझाती है, कैपिटल साइकिल्स, कि जहाँ पे लेट्स से कोई इंडस्ट्री बूमिंग चल रही है, तो वहाँ पे बहुत सारे आईपीओस हमें उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर दिख सकते हैं। प्लस बहुत सारे अलग-अलग कि कैपेक्स हो रहा है कहीं वहाँ पे। तो ये सारी कैपिटल साइकिल है ना, उसको भी हमें समझना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे ओवर ऑप्टिमिज्म है और कहाँ पे पेसिमिज्म है। हाँ, हमें इन्वेस्ट हमेशा वहाँ पे करना है कि जहाँ पे ओवर पेसिमिज्म हो। फिर स्टडी स्पिन ऑफ, मतलब लेट्स से अगर कोई कंपनी है, तो कोई अपना लेट्स से कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, तो वहाँ पे वो डीमर्जर कर रहा है या कुछ स्पिन ऑफ कर रहा है, तो वहाँ पे भी हमें ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जनरली मैनेजमेंट ये स्पिन ऑफ या तो डीमर्जर कब करता है? जब वो चाहता है कि उसके जो वेल्थ है या तो उसकी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, वो इस पर्टिकुलर बिजनेस को लेके ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट है, तो उसको वो स्पिन ऑफ करते हैं। तो ऐसी-ऐसी सिचुएशन अगर आती है, तो वहाँ पे हमें हमारा जो फ़ोकस है, हमारा जो रीडिंग है, वो वहाँ पे होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल क्रिएशन एंड रीइन्वेस्टमेंट, मतलब हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बोले तो लेट्स से जो हमारा आरओसी का नंबर है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो कितना ज़्यादा हो सकता है, कौन से बिज़नेस में कहाँ पे ज़्यादा है, प्लस वहाँ पे रीइन्वेस्टमेंट का रेट भी कितना है, वहाँ पे हमारा जो पैसा है ना, वो वहाँ पे जाना चाहिए।
फिर कैपिटल अलोकेशन, मतलब इसके ऊपर भी द आउटसाइडर करके एक बुक है, जो हमने बहुत पहले हमने वो वीडियो डाला हुआ है, अगेन आपको वो पढ़ना चाहिए, या तो हमारा जो वीडियो है उसमें आपको की पॉइंट्स वहां पे मिल जाएगी। वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक, द आउटसाइडर करके, कैपिटल अलोकेशन के ऊपर, कि मैनेजमेंट कैसे कैसे अपना जो कैपिटल है उसको अलोकेट कर सकता है, कितने क्रिएटिव वेज के ऊपर वहां पे जो शेयर होल्डर का वेल्थ है वो भी उसको कंपाउंड कर सकता है। फिर उन्होंने बोला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है वो एफिशिएंट होता है, मतलब कि वहां पे जितनी भी न्यूज़ है वो प्राइस्ड इन होती है जो कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है उसके अंदर। तो मतलब जैसे-जैसे अभी और टेक्नोलॉजीज़ एआई वगैरह आ रहा है, एल्गोरिदम ट्रेडिंग हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि मार्केट जो है वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट धीरे-धीरे होता जाएगा, और वहाँ पे मतलब एनोमलीज़ फाइंड करना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। फिर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे आपको वो ऐसा बताते हैं कि आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, कि जहाँ पे मतलब डिफरेंट सेक्टर्स होने चाहिए, प्लस जितने भी पोजीशन साइजिंग जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया है, वो भी एक एक लेवल पे होना चाहिए। पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या है कि लेट्स से अगर आपको किसी कंपनी में अच्छा आपने उसको मतलब किसी कंपनी को लेट्स से अगर आपने वहाँ पे स्टडी किया, आपको लगा कि ये एक अट्रैक्टिव अपॉर्च्युनिटी है। अभी आपके पास जो कैपिटल है उसमें से सिर्फ आपने उसमें 1% कैपिटल उसमें लगाया, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। और बहुत बार मतलब जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो जहाँ पे बहुत छोटा होता है, तो वो क्या करते हैं कि 500, 1000, 2000 ऐसे मतलब कैपिटल वहाँ पे लगा के उनको लगता है कि हमें मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाएंगे, ये 2000 रुपये मैंने जो लगाए हैं वो 2 लाख हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता है। तो पोजीशन साइजिंग जो है ना वो भी एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन तो होना ही चाहिए, बट आपको हर एक जितने भी आपके आइडियाज है वहाँ पे आपका जो कैपिटल वहाँ पे लगा है वो भी मतलब सब्सटेंशियल होना चाहिए, ताकि अगर लेट्स से स्टॉक अगर वहाँ से ट्रिपल या तो लेट्स से 10x भी अगर वहाँ पे होता है, तो एक हमारी लाइफ के अंदर मैटर भी होना चाहिए जो कैपिटल हमें मिला है। फिर है हिस्ट्री हमें पढ़नी है, फोरकास्ट नहीं। मतलब यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो है ना वो फोरकास्ट निकालते रहते हैं कि ये कंट्री का जीडीपी इतना होगा, या तो ये कंपनी जो है वो पर्टिकुलरली वो इतना ग्रो करेगी और उसका जो स्टॉक प्राइस है वो फ्यूचर में या तो 1 साल में 2 साल में इतना हो जाएगा। फोरकास्ट यहाँ पे हमें मतलब इतनी बार हम ये चीज़ बता चुके हैं, फोरकास्ट के ऊपर हमें इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि कल क्या होगा। कल छोड़ो, आपको 1 घंटे के बाद आपकी लाइफ में क्या होगा वो भी आपको नहीं पता है। तो फ़ोरकास्ट जो है ना वो ठीक है, मतलब एक पर्सनल नॉलेज के लिए हम पढ़ सकते हैं, बट जो हिस्ट्री है ना वो हमें और भी नॉलेज हमें दे सकती है। क्यों? पास्ट में क्या हुआ था, लोगों ने मतलब इन्वेस्टर्स ने कैसे रिएक्ट किया था उस टाइम पे, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं ना तब हमें एक्चुअल नॉलेज मिलता है। फिर प्रोबेबिलिटीज, मतलब कि हमें ऑलवेज वी शुड बी थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज, कि जहाँ पे हमने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो किसी म्यूचुअल फंड में किया, तो हमें ये चीज़ याद रखना है कि प्रोबेबिलिटीज जो है ना वो आज नहीं तो कल, मतलब वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई मैनेजमेंट जो है वो कुछ गलती कर दे, या तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो हमने सोचा भी नहीं था, या तो कि दुनिया में भी किसी ने नहीं सोचा था, ऐसा कुछ सडनली आ गया और हमारा जो इन्वेस्टमेंट थीसिस था या तो वो ब्रेक हो गया, तो हमने जिसमें इन्वेस्ट किया था वहाँ से वो स्टॉक जो है वो 50-60% गिर गया सडनली। तो प्रोबेबिलिटीज़ पे हमें सोचना है और उसी हिसाब से हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और पोजीशन साइजिंग होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला है कि पॉलिटिक्स जो है ना वो इररिलेवेंट है व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। मतलब कि हम फॉर एग्जांपल इंडिया में भी हम देख सकते हैं कि बहुत टाइम से मतलब कांग्रेस की सरकार थी, फिर भाजपा की सरकार आई है अभी। तो अगर कोई भी सरकार आती है या तो जाती है, पास्ट में जो भी था, फिर भी हमारा जो इंडियन का जो एक ग्रोथ स्टोरी है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो इतना रिलेवेंट नहीं है। फिर नॉइस वर्सेस सिग्नल, मतलब कि हमें जब भी इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारी न्यूज़ आती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास, तो वहाँ पे हमें क्या देखना है कि हमें नॉइस को और सिग्नल को अलग करना है और फोकस करना है सिग्नल के ऊपर। फिर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ आवर कैपिटल, कि जहाँ पे हमारा कैपिटल जो है उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो हमने ये चीज़ और वीडियोस में भी एक्सप्लेन करी हुई है, बट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपने आपके पास जो पैसा था उसमें से लेट्स से 10% कैपिटल आपने पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आपने वहाँ पे लगा दिया। अभी वो स्टॉक जो है उसने लेट्स से आगे के 5-6 साल तक उसने कुछ भी नहीं किया, राइट?
तो वहाँ पे अब क्या होगा कि उसके बाद भी आपको नहीं दिख रहा है, आपके पोर्टफ़ोलियो में वो स्टॉक पड़ा है, कैपिटल ऐसे ही पड़ा है। बाकी के जो स्टॉक्स है सेम सेक्टर के या तो किसी और सेक्टर के या तो ओवरऑल मार्केट जो है वो आगे बढ़ चुका है, बट आपका जो स्टॉक जो आपने बाय किया था विद 10% एलोकेशन वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ कि लेट्स से अगर आपको लगा कि 2-3 साल में कि ये ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आपको वहाँ से वो कैपिटल जो है वो निकाल के ऐसी कंपनीज़ में कि जहाँ पे ग्रोथ हमें मिल रहा है, दिख रहा है, वहाँ पे आपको लगाना चाहिए। तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर है एक्नॉलेज द रोल ऑफ लक, मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इन्वेस्टिंग में ये चीज़ बहुत ही क्रिटिकल है कि जहाँ पे हमें लक जो है ना वो हमारा मतलब अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100% लक होता है, बट लेट्स से अगर हम बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, लेट्स से 90% हम एफर्ट डाल रहे हैं ना, तो 10% जो है वो हमारा लक होता है कि जो हमें आइडिया आया कि इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। और फाइनली उन्होंने बोला है कि हमें स्टॉक मार्केट तो है ही है, बट हमारी जो हेल्थ है उसको भी हमें कंपाउंड करना है, मतलब हमें हमेशा ही एक अच्छे फिट रहना है। हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहनी चाहिए। अगर हेल्थ अच्छी है तभी ये सारी चीज़ें जो है ना वो काम की है। लेट्स से अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा होगा वो कोई मतलब नहीं होगा उसका। फिर पॉजिटिव हैबिट्स यहाँ पे वो बोल रहे हैं, रीड करना, लोगों से मिलना, अच्छी बातें करना, अच्छा फूड, ये सारी चीज़ें मतलब उसमें आती है। तो पॉज़िटिव हैबिट्स जो है उसको भी हमें कंपाउंड करना है। वेल्थ तो कंपाउंड करना ही है, प्लस गुडविल, मतलब लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करें। और ना ही मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हमें इनर स्कोर कार्ड से ही हमें जीना है, बट एक गुडविल होना चाहिए, मतलब लोगों के साथ हमें अच्छा एक रिस्पेक्टफुल हमारा जो बिहेवियर है वो होना चाहिए। तो आज नहीं तो कल वो ट्रस्ट जो है हमारे पास वो होगा ही होगा। और फाइनली उन्होंने बोला है कि नॉलेज नॉलेज को भी हमें कंपाउंड करते जाना है, और उसका बेस्ट तरीका है बुक्स पढ़ो, जितनी हो सके अच्छी नॉन फिक्शन बुक्स, चाहे वो इन्वेस्टिंग के बारे में हो, जियो पॉलिटिक्स हो, पर ऐसी बुक्स कि जहाँ पे आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो। ऐसी बुक्स मतलब मेनली जो मैं पढ़ता हूँ वो नॉन फिक्शन ही पढ़ता हूँ। तो वहाँ से आपका जो नॉलेज है ना वो बढ़ता जाएगा। अच्छी मैगज़ीन्स पढ़ो, द इकोनॉमिस्ट आता है, हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू आता है, फिर आई थिंक एक एमआईटी स्लोन का भी आता है। तो ऐसे-ऐसे मैगज़ीन्स अगर आप पढ़ते हो, तो वहाँ से भी आपको इमेंस नॉलेज जो है वो आपका मिलता रहेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में डालना, हम उसको ट्राई करेंगे आपको वहाँ पे आंसर करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का हमारे चैनल में। थैंक यू।